नमस्कार बच्चों, मैं नीतू मल्होत्रा, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर से हूँ। बच्चों, रसायन विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा द्वादश की रसायन विज्ञान की इस कक्षा में हम पृष्ठ रसायन पाठ का अध्ययन करेंगे। पृष्ठ रसायन से संबंधित विभिन्न उदाहरणों को आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, जिसमें से एक उदाहरण है जल की स्थायी कठोरता को दूर करना। जल की स्थायी कठोरता का कारण इसमें उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन होते हैं। जब कठोर जल को एक स्तंभ से पास कराया जाता है, इस स्तंभ में जियोलाइट भरते हैं। जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। जियोलाइट के सोडियम आयन कठोर जल के कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं अधिशोषण, अवशोषण, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर, अधिशोषण के अनुप्रयोग क्या होते हैं, अधिशोषण कैसे होता है, उसकी क्रियाविधि क्या है, एवं अधिशोषण के प्रकार अर्थात अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। इस कक्षा में सबसे पहले हम जिस पर अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अधिशोषण। अधिशोषण का क्या तात्पर्य होता है? बच्चों, अधिशोषण अर्थात एक पृष्ठीय परिघटना। पृष्ठीय परिघटना मतलब पृष्ठ पर होने वाली घटना। जब किसी ठोस के पृष्ठ पर उसके संपर्क में कोई अणु आए, उसकी तरफ आकर्षित हों और उसके पृष्ठ पर आकर जुड़ जाएं, उसके पृष्ठ पर आकर संचित हो जाएं, तो इस घटना को हम अधिशोषण अर्थात एड्सॉर्प्शन कहते हैं। बच्चों, अधिशोषण को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इसे भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह सिलिका जेल है। सिलिका जेल का प्रयोग आर्द्रता को दूर करने में, नमी को दूर करने में, आर्द्रता को नियंत्रित करने में किया जाता है। क्या होता है? सिलिका जेल के पृष्ठ पर आकर नमी अर्थात जल के अणु अधिशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा कि अधिशोषण एक कैसी घटना होती है? एक पृष्ठीय घटना होती है। अधिशोषक अर्थात एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अणु की स्पीशीज या पदार्थ आकर जुड़ता है, संचित होता है, उसे है हम अधिशोषक कहते हैं। अर्थात वह पृष्ठ जिस पर अधिशोषण हो रहा है। जैसे बच्चों अभी आपने उदाहरण देखा, इस उदाहरण में सिलिका जेल के पृष्ठ पर आकर जल के अणु जुड़ रहे हैं, तो सिलिका जेल किसका काम करेगी बच्चों? अधिशोषक की तरह कार्य करेगी। अधिशोष्य अर्थात वह पदार्थ जो अधिशोषक के पृष्ठ पर आकर जुड़ता है, उसे हम अधिशोष्य या एड्सॉर्बेट कहते हैं। अणु की स्पीशीज जो पृष्ठ पर संचित होती है उसे हम अधिशोष्य कहते हैं। सिलिका जेल के उदाहरण में जल के अणु किसकी तरह कार्य करते हैं? अधिशोष्य की तरह कार्य करते हैं। अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बच्चों इस चित्र को देखिए। इस चित्र में अधिशोष्य के अणु कहां पर आए हैं? क्या पृष्ठ में है? नहीं, पृष्ठ में नहीं है बच्चों। कहां है ये? अंदर स्थूल में आ गए हैं, इसके बल्क में अंदर प्रवेश कर गए हैं। जब पदार्थ अर्थात अधिशोष्य ठोस के संपूर्ण स्थूल में प्रवेश कर जाए, एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एब्जॉर्प्शन या अवशोषण बोलते हैं। अधिशोषण व अवशोषण में क्या अंतर है? अधिशोषण व अवशोषण में क्या अंतर है बच्चों? अधिशोषण अर्थात पृष्ठ पर होने वाली घटना। जब अधिशोष्य के अणु पृष्ठ पर आए और पृष्ठ पर सांद्रित हो जाएं आके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिशोषण कहते हैं। जबकि अवशोषण में क्या होता है? अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रूप से अंदर आता है और एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है।
अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर ही बढ़ती है, जबकि अवशोषण में क्या होता है? अवशोषण में सांद्रता ठोस के स्थूल में एक समान रहती है। इस प्रकार अधिशोषण पृष्ठ पर होता है, जबकि अवशोषण कहाँ पर होता है? पृष्ठ में नहीं होता, उसके अंदर स्थूल में जाकर, अधिशोषक के स्थूल में जाकर होता है। कई बार ऐसा होता है कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो रहा है। जैसे हम किसी कॉटन के धागे को रंगें, जब हम उसको रंगते हैं तो जो रंग है, जो डाई है, वो उसके ऊपर पृष्ठ पर आती है और साथ ही उसके अंदर तक भी प्रवेश कर जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों ही प्रक्रियाएं कैसी हो रही हैं बच्चों? एक साथ हो रही हैं। इस प्रक्रम को हम कहते हैं शोषण। जब कभी भी अधिशोषण व अवशोषण दोनों साथ साथ होते हैं तो इस प्रक्रम को शोषण या सॉर्प्शन कहा जाता है। बच्चों, अधिशोषण के हमारे जीवन में क्या अनुप्रयोग हैं? दवाइयों का प्रयोग हम सब करते हैं, विभिन्न बीमारियां होती हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो ये दवाइयां कैसे काम करती हैं? बच्चों, ये दवाइयां कीटाणुओं पर जाकर अधिशोषित हो जाती हैं और उन कीटाणुओं को, उन जर्म्स को क्या करती हैं? मार गिरा देती हैं। इस प्रकार हम रोगों के इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। इसका एक दूसरा बहुत अच्छा अनुप्रयोग है उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण में। उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, झीनॉन, ये सारी गैसें हमको मिलती हैं वातावरण में। वातावरण में इन गैसों के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भिन्न भिन्न गैसें होती हैं। सबसे पहले इस इनर्ट गैसों के मिक्सचर को, ये जो मिश्रण है, इसको हम अलग कर लेते हैं दूसरी गैसों से। इसके बाद सर डेबार्ड ने इस विधि का प्रयोग किया था। सर डेबार्ड ने कोकोनट चारकोल, जिसे हम नारियल का चारकोल भी कहते हैं। बच्चों, ये देखिए, ये नारियल का चारकोल है। ये जो इनर्ट गैसेस, उत्कृष्ट गैसों का मिक्सचर है, इसको हम नारियल के चारकोल से प्रवाहित करते हैं। क्या होता है? अलग अलग तापमानों पर ये गैसें अलग अलग तरीके से अधिशोषित हो जाती हैं और ये जो मिक्सचर है, इससे हम इन गैसों को पृथक कर लेते हैं। इनके प्रयोग को आप सब जानते हैं। हीलियम का प्रयोग किसमें होता है? हीलियम का प्रयोग गोताखोर करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलाकर। बच्चों, उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण के बाद हम पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण में किस प्रकार अधिशोषण का प्रयोग होता है। विषमांगी उत्प्रेरण अर्थात जब अभिकारक और उत्प्रेरक उन दोनों की भौतिक अवस्थाएं पृथक पृथक हों। बच्चों देखिए, हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि में जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं, आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से होता है। बच्चों, आप जानते हो नाइट्रोजन गैसीय प्रावस्था है, हाइड्रोजन गैसीय प्रावस्था है, और आयरन को तो आपने देखा है, आयरन कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है। तो इसकी अवस्था ठोस हो गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अवस्था कैसी हो गई? गैस हो गई। तो जब उत्प्रेरक और अभिकारक उन दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग होती हैं, हम उसे कौन सा उत्प्रेरण कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण है संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण। संपर्क विधि में जो महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण O2 के साथ होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी कैसी है बच्चों? गैस है। इन दोनों का ऑक्सीकरण कराने के लिए हम V2O5 उत्प्रेरक का यूज करते हैं या फिर प्लैटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं। ये दोनों गैस और प्लैटिनम ठोस अवस्था में विषमांगी उत्प्रेरण है। जब सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को इस कैटालिटिक स्तंभ से हम पास कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है जो कि अधिशोषण के माध्यम से होता है। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण का प्रयोग होता है और हम उद्योगों में
विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करते हैं। अगला है झाग प्लावन विधि। झाग प्लावन विधि धातु कर्म में प्रयोग में आती है। धातु कर्म में अयस्कों के सांद्रण में झाग प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में झाग प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को पानी व चीड़ के तेल के साथ लिया जाता है। तेज स्पीड से वायु प्रवाहित की जाती है। अयस्क झाग के साथ ऊपर अधिशोषित होकर ऊपर आ जाता है। इस प्रकार हम अयस्क को पृथक कर लेते हैं। तो बच्चों, ये विधि किस पर निर्भर कर रही है? ये भी अधिशोषण पर निर्भर कर रही है। झाग प्लावन विधि के बाद हम पढ़ेंगे रंगहीन विलयन बनाने में। आपने देखा है कि गन्ने की शर्करा, जो गन्ने की शर्करा होती है वो रंगीन होती है, और विभिन्न ऐसे कई रंगीन विलयन, यदि हम चाहें कि उसे रंगहीन करें तो जानतव चारकोल का प्रयोग करते हैं। बच्चों, चारकोल भी एक बहुत अच्छा अधिशोषक होता है। जानतव चारकोल से जब रंगीन विलयन इसमें डाला जाता है, रंगीन विलयन डालते हैं तो वो पार्टिकल्स इसमें अधिशोषित हो जाते हैं, और जो नीचे हमें मिलता है वह रंगहीन छना हुआ पदार्थ प्राप्त होता है। इस प्रकार विभिन्न विलयनों को रंगहीन करने में हम अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। एक अगला बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है गैस मास्क बनाने में। बच्चों, ये गैस मास्क है। गैस मास्क का प्रयोग कोयले की खदान में किया जाता है। कोयले की खदान में कई विषैली गैसें निकलती हैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ पे जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको जब वो सांस लेते हैं तो ये गैसें उनको नुकसान करती हैं। गैस मास्क में सकृत चारकोल या अधिशोषकों का मिश्रण डला होता है। जब ये मास्क लगाया जाता है, गैसें इस पे आती हैं, सकृत चारकोल या अधिशोषकों पे आकर अधिशोषित हो जाती हैं, एवं वहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति इसके दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि अधिशोषण हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है। दैनिक जीवन में न केवल ये उद्योगों के क्षेत्र में, बल्कि विभिन्न रोगों के इलाज में, तत्वों के निष्कर्षण में इसका हम प्रयोग करते हैं। बच्चों, अधिशोषण होता कैसे है? अधिशोषण की क्रियाविधि क्या है? अधिशोषण ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ के द्वारा हम अधिशोषण की क्रियाविधि को समझेंगे। बच्चों, जो कण पृष्ठ के अंदर हैं वो अपने ही जैसे दूसरे कणों से घिरे हुए हैं। चारों तरफ से उन पे लगने वाला आकर्षण बल कैसा है? एक समान है। लेकिन जो कण इस पृष्ठ पर हैं, क्या वो अपने ही जैसे दूसरे कणों से चारों तरफ से घिरे हैं? क्या इधर इनके ऊपर वैसे ही समान कण हैं? नहीं है। ये सिर्फ यहाँ इस तरफ अपने ही जैसे समान कणों से घिरे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पृष्ठ पर उपस्थित कण असंतुलित आकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं, और यही असंतुलित आकर्षण बल अधिशोष्य के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी असंतुलित आकर्षण बल के कारण अधिशोष्य के कण आते हैं, इसके ऊपर आकर अधिशोषित हो जाते हैं। बच्चों, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा बाहर निकल रही है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए एंथैल्पी, H को हम एंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज का मान माइनस मिलता है, ऋणात्मक होता है। अधिशोषण एक स्वतः होने वाला प्रक्रम है। स्वतः का मतलब क्या हुआ? स्वतः का तात्पर्य होता है ऐसा प्रक्रम जो अपने आप हो। अपने आप अर्थात अधिशोष्य और अधिशोषक यदि आपस में पास पास आ रहे हैं तो हमें कोई बाह्य कार्य करने की जरूरत नहीं है। अधिशोष्य आएगा, अधिशोषक के पृष्ठ पर जाकर अधिशोषित हो जाएगा। इसका तात्पर्य होता है स्वतः। तो स्वतः हो रहा है, इसके लिए ऊष्मागतिकी की एक शर्त है डेल्टा जी,
गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होना चाहिए। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि डेल्टा जी का मान जिस अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक होता है वह अभिक्रिया स्वतः होती है। बच्चों, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन एवं टी तापमान है। बच्चों, डेल्टा एस का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? ये एक पृष्ठ है, ये गैस के अणु हैं। जब गैस के अणु इस पर आकर अधिशोषित नहीं हुए तब इनकी एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी का तात्पर्य होता है अनियमितता, यादृच्छिकता। ठोस, द्रव व गैस में सबसे ज्यादा अनियमित गति किसकी होती है? सबसे ज्यादा अनियमित गति गैस की होती है, क्योंकि गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है। हमने माना कि इसकी एंट्रोपी S1 है। जब ये आए और आकर इसके ऊपर अधिशोषित हो गए तो क्या अब इनका ऐसा ही फ्री मूवमेंट होगा? क्या ये ऐसे ही अनियमित गति करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये आकर यहाँ पर क्या हो गए हैं? अधिशोषित हो गए हैं। जब ये अधिशोषित हो गए हैं तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। किससे कम होगी? इस S1 से इनकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। माना हमने इसकी एंट्रोपी S2 है, तो प्रारंभिक अवस्था में एंट्रोपी S1, अंतिम अवस्था में एंट्रोपी S2। बच्चों, डेल्टा एस बराबर अंतिम एंट्रोपी मतलब फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, प्रारंभिक एंट्रोपी। अंतिम एंट्रोपी S2 है, प्रारंभिक एंट्रोपी S1 है। इन दोनों में किसका मान ज्यादा है? S1 का मान ज्यादा है, क्योंकि यहां पर अभी गैस मुक्त अवस्था में है। यहां हमें S1 का मान S2 से ज्यादा मिल रहा है। ये देखिए, S1 का मान S2 से ज्यादा मिल रहा है, तो डेल्टा S कैसा मिलेगा? डेल्टा S ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि S1 की वैल्यू S2 से क्या है? ज्यादा है। इस समीकरण में डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा एस माइनस हो गया और इसके पहले माइनस का साइन लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में ये जो डेल्टा एच है अर्थात ऊष्मा छेपी प्रक्रम है, यहाँ इतनी ऊष्मा निकलती है जो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू, जो ये वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, इससे क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और हमको नेट जो डेल्टा जी है वो कैसा मिलता है? ऋणात्मक वैल्यू मिलती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? इसका तात्पर्य हुआ कि अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण पृष्ठीय घटना है तो क्या हम पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो अधिशोषण बढ़ेगा? इसे हम इस एक उदाहरण से समझते हैं। ये प्लैटिनम का ठोस है। देखिए यहाँ कुल कितनी मुक्त संयोजकताएं मिल रही हैं? 14। यदि हम इस पृष्ठ को यहां से तोड़ दें क्या होगा? ये इस तरह से हर जगह से तोड़ दें। टोटल कितने प्लैटिनम हैं? टोटल 12 प्लैटिनम हैं। सब में 4 संयोजकताएं हैं, 48 मुक्त संयोजकताएं हो गई। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दिया हमने, मुक्त संयोजकता बढ़ गई। अब जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या होगा? अधिशोष्य की ज्यादा मात्रा आएगी और अधिशोषक के पृष्ठ पर आकर अधिशोषित हो जाएगी। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब अधिशोष्य अधिशोषक के पृष्ठ पर आता है
तो दो प्रकार से आकर वो जुड़ सकता है। या तो वो एक वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आ सकता है, या फिर वो कोई रासायनिक बंध बनाता है। इसी आधार पर अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। यदि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस का संचयन दुर्बल वंडरवॉल बलों के कारण होता है तो इस अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण या फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं। बच्चों, यदि गैस के अणु अधिशोषक के पृष्ठ पर आएं और क्या करें, रासायनिक बंध बना लें, यदि वो रासायनिक बंध बना लेते हैं तो इसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं। हम अब पढ़ेंगे कि भौतिक अधिशोषण के मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं। भौतिक अधिशोषण के मुख्य अभिलक्षण हैं विशिष्टता की कमी। विशिष्टता की कमी का तात्पर्य हुआ कि गैस के अणु अधिशोषक के पृष्ठ पर आते हैं और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं, अर्थात जो भी गैस आएगी उसके पृष्ठ पर आकर जुड़ जाएगी। ये विशिष्ट नहीं होता। उत्क्रमणीय प्रकृति। बच्चों, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्मा निकलती है। लाशा तालिया ये कहते हैं कि वह प्रक्रम जो ऊष्माक्षेपी होते हैं निम्न ताप पर अग्रगामी होते हैं एवं उच्च ताप पर पश्चगामी हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर आसानी से होता है। यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, ताप बढ़ाने पर अधिशोषित गैस जो कण हैं वो एनर्जी ले लेंगे और एनर्जी लेकर अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे, उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा एवं वे पृष्ठ को छोड़कर बाहर आने लग जाएंगे। अर्थात कैसी प्रकृति हो जाएगी, उत्क्रमणीय प्रकृति हो जाएगी। साथ ही जब हम दाब बढ़ाते हैं तब भी गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण बढ़ जाता है, इससे गैस का आयतन कम हो जाता है। तो यदि हम दाब घटा दें तब क्या होगा, दाब यदि हम कम कर देते हैं तब गैस के अणु बाहर निकलने लगते हैं। बच्चों, भौतिक अधिशोषण का अगला गुण है अधिशोषण की एंथैल्पी। चूंकि यह वीक वंडरवॉल आकर्षण बलों के कारण होता है इसलिए इसकी एंथैल्पी कम होती है, 20 से 40 किलोजूल पर मोल होती है। यह बहुअणुक परतों पर होता है क्योंकि इसमें कौन सा आकर्षण बल लगता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और देखिए ये बहुअणुक परतों में होता है। रासायनिक अधिशोषण। बच्चों, रासायनिक अधिशोषण उच्च विशिष्ट होता है। क्यों उच्च विशिष्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक बंध बन रहा है, अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बन रहा है, इसलिए यह उच्च विशिष्ट होता है। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन धातुओं पर ऑक्साइड बनाती है और उस पर अधिशोषित हो जाती है। अनुत्क्रमणीयता। रासायनिक अधिशोषण यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनने, रासायनिक बंध बनने के कारण होते हैं, इसीलिए ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। निम्न ताप यदि होता है तो रासायनिक अधिशोषण धीमी गति से होता है, लेकिन यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तो रासायनिक अधिशोषण की जो दर है, जो उसकी मात्रा है, वह भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रासायनिक बंध बनने के लिए उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिशोषण की एंथैल्पी। रासायनिक अधिशोषण में एंथैल्पी 80 से 240 किलोजूल पर मोल होती है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। बच्चों, रासायनिक अधिशोषण एकल अणु परत में होता है। ये एक अणु परत में होता है। एक बार अधिशोष्य आया, अधिशोषक के पृष्ठ पर आकर उसने रासायनिक बंध बना लिए एवं अधिशोषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि अधिशोषण कैसे होता है। अधिशोषण में अब हम अधिशोषण से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अधिशोषण की प्रक्रिया में एंट्रोपी घटती है क्यों? बच्चों देखिए, ये पृष्ठ है, ये अधिशोष्य है,
जैसे ही ये इसके पृष्ठ पर आया, संचित हो गया आके, तो अब इनकी मुक्त गति क्या हो गई, कम हो गई। एंट्रोपी का मतलब क्या पढ़ा है अभी हमने, एंट्रोपी का मतलब अनियमित गति, यादृच्छिकता। तो पहले इनकी गति ज्यादा थी, अब इनकी गति क्या हो गई है, कम हो गई है। इनका फ्री मूवमेंट क्या हो गया है, कम, इसलिए इनकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, क्यों बच्चों भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है? क्योंकि भौतिक अधिशोषण एक वीक आकर्षण बलों से जुड़ा होता है। यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा छेपी प्रक्रम है, और जो भी प्रक्रम ऊष्मा छेपी होती है वह हमेशा निम्न तापमान पर ही आगे बढ़ती है, अग्रगामी होती है। तो यदि हम उसमें तापमान बढ़ा देते हैं तो अधिशोष्य के कण जो अधिशोष्य के कण जो अधिशोषक के पृष्ठ पर आए हैं वो निकल के बाहर निकलने लगते हैं, जिसे हम विशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि भौतिक अधिशोषण अग्रगामी हो तो हमें तापमान कैसा रखना पड़ेगा, निम्न रखना पड़ेगा, और ताप बढ़ाने पर ये अणु बाहर निकलने लगेंगे। तापमान बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, इसे प्रश्न को अभी हमने देखा। बच्चों गृह कार्य, अधिशोषण ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? सूक्ष्म, दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं? सूक्ष्म विभाजित पदार्थ, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे ये मुक्त संयोजकताएं हैं। इस पृष्ठ पर यदि हम इस पृष्ठ को ब्रेक कर दें, इस तरह से तोड़ें, तो देखिए कितने टुकड़े मिलेंगे। ये देखिए 4 टुकड़े मिल गए हमें। तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ जो यहाँ पे कॉमन था ये अलग अलग हो गया। ऐसे ही ये पृष्ठ और ये पृष्ठ जो यहाँ कॉमन था अलग अलग हो गया। मतलब हमारे पास पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो अब अधिशोष्य यहाँ आके इनको ज्यादा जगह मिल रही है अधिशोष्य को इधर पर आकर जुड़ने की। ऐसे यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया। तो जब हम सूक्ष्म विभाजित कर देते हैं किसी भी पदार्थ को, किसी अधिशोषक को, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है एवं वे कैसा होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है, यह बच्चों अभी पढ़ा हमने। भौतिक अधिशोषण में एंथैल्पी कम होती है। आप इस गृह कार्य के प्रश्नों को करिएगा। बच्चों अगली कक्षा में हम जिस बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे वे है अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी के बाद फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी एवं